इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं पिछले चैप्टर में आज सारे भिखारी जब उस जगह पर आते हैं तो वह अपने आगे इतने भयानक नज़ारे को देख काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, आह यहाँ क्या हो रहा है, क्या अभी अभी यहाँ पर कोई फाइट हुआ है। जिसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं ब्रांच हेड अपने ऑफिस में बैठा जनरल मैनेजर से कह रहा था, मुझे डैमेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जनरल मैनेजर हेड से कहता है, 2 रेसिडेंट्स के साथ साथ मेन गेट को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 2 वेयर हाउस आंशिक रूप से डिस्ट्रॉय हो गए हैं और अंदर का सामान बुरी तरह से हेवेनली डैमेज हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारे लिए तय तारीख के भीतर नुकसान की भरपाई करना काफी ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जिसे सुन हेड कहता है, नहीं मैं मटेरियल डैमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं म्योंग ही और साथ ही अन्य कैजुअलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें प्रॉपरली आइडेंटिफाइड करो क्योंकि हमें मृतक के फैमिली को इस बारे में डिटेल में बताना है कि यहाँ पर क्या हुआ था। साथ ही हमें उन्हें उचित रूप से कॉम्पेंसेट करना होगा। और हाँ, यह तुम याद रखना कि उन सभी का फ्यूनरल सावधानी पूर्वक हो। लेकिन तुम सबसे पहले मुझे अभी के लिए यह बताओ कि माउंट हुआ से आई डेनमार्क सोंगयोन उनकी स्टेट स्टेबल है कि नहीं। मैनेजर हेड को बताता है, यंग लेडी डेनमार्क ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और वह बिल्डिंग से भी बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। मुझे लगता है कि वह माउंट हुआ सेक्ट के 2 डिसेबलों को खोने के बाद काफी ही ज्यादा बड़ा धक्का उनको लगा है। जिसके बाद सीन कट होकर हम उन्हीं 2 माउंट हुआ सेक्ट के डिसेबलों को देखते हैं जहाँ पर सोंगयोन उन दोनों के पास बैठकर उन दोनों का नाम लेते हुए कहती है, मुहू और जियोंग इन, यह वह शराब है जो तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जल्दी मरने वाले हो तो मैं तुम्हें इसे इतना पीने देती कि जितना तुम चाहते थे। प्लीज इस सीनियर सिस्टर को माफ कर देना जो कि तुम्हारी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकी। मुझे आशा है कि तुम शांति से रहोगे। इसी के साथ दोबारा सीन कट होकर वापस हम ब्रांच हेड को देखते हैं जो कि कह रहा था, हम माउंट हुआ सेक्ट और 9 सेंट्रलों के बहुत बड़े ऋणी हैं। 9 सेंट्रल इस मामले को बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे और हमसे अनुचित मांग करेंगे। और हाँ, मैं 5 ड्रैगन लीग को कैसे भूल सकता हूँ, वह भी इस फाइट से काफी ही ज्यादा प्रभोक हुए होंगे। ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर यह ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। माउंट हुआ सेक्ट के उन डिसेबलों के बारे में सोचते हुए मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जिन्होंने अपना जीवन खो दिया, पर हमने उनसे इन सारे मामलों में मदद नहीं मांगी थी। पर अब क्या कर सकते हैं, इन सारे मामलों में अपनी जान दे देना बेहतर होता हमारे लिए। इस मामले के कारण जो कन्वर्सेशन एक समान लेवल पर की जानी चाहिए थी उसे अब एक तरफा रूप से खींचना होगा। मुझे तो अब यंग लेडी का सामना करने में भी शर्म आ रहा है। पर एक मिनट रुको, यह सही है, मुझे बताओ कि मास्टर डैन अभी कहाँ है। मैनेजर कहता है, मास्टर डैन योमसाई को घसीटते हुए बेसमेंट में ले गए हैं, साथ ही वह भी वहीं रहने लगे हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि किसी को भी उसके पास आने की मनाही है, कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। और फिर सीन कट होकर एक जगह को देखते हैं जहाँ पर हर जगह अंधेरा ही फैला हुआ था। वहाँ पर बस एक आवाज गूंज रही थी जो कि कह रहा था, यहाँ पर कोई है, अरे कोई तो बोलो। यह बंदा कोई और नहीं योमसैक होता है। वह डरते हुए कहता है, मुझे यहाँ बंद करके तुम क्या करना चाहते हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डैन उसकी बातों को सुनता हुआ एक दीवार के साथ चिपकते हुए अंधेरे में अपनी 2 लाइट जैसी आंखों को उसकी ओर करके देखता है। योमसैक डैन की ऐसी आंखों को देख और भी घबरा जाता है। उसकी जुमा से आवाज तक नहीं निकल रही थी। पर डैन उसे ज्यादा ना डराते हुए एक चेयर को घसीटते हुए उसके पास आते हुए कहता है, योमसाएक तुमको 20 साल पहले की घटनाओं के बारे में खुद को याद दिलाना होगा। पर योमसाएक डैन के बातों पर बिना ध्यान दिए डरते हुए पीछे हटते हुए कहता है, तुम मेरे पास मत आओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो। डैन कहता है, तुम्हें जो कुछ भी अब तक मिला है, साथ ही जो कुछ भी तुमने अब तक किया है और तुमने म्योंग फैमिली से जो भी खरीदा है, तुमको अपनी सभी छिपी हुई यादों को अनलॉक करना होगा। जब तक तुम अपनी स्पीड के बहुत नीचे तक नहीं पहुंच जाते, जब तक कि तुम मुझे वह आंसर नहीं देते जो कि मैं चाहता हूं। अगर तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो चलो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इसके बाद हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है कि उनके बीच क्या हुआ, और बस हमें एक रास्ते को दिखाया जाता है उस बेसमेंट के। और फिर हम उस मेंशन को भी बाहर की ओर से देखते हैं जिसके अंदर डैन अपने कपड़ों को उतार कर गर्म पानी में बाथ ले रहा था। वह अपने मन में सोचता है, सायो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह मास्टर क्रूर है। तभी कोई कहता है, हाँ सही कहा आपने। डैन दोबारा कहता है, मुझे पता है कि मैं क्रूर हूँ, यदि मैं मर भी जाता हूँ तो भी मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। हत्या करना पाप है, चाहे आपके पास कोई भी बहाना क्यों ना हो। यह वह सच्चाई है जिसे तुम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपको यह करना है तो संकोच ना करें। डैन ऐसा ही सोचते हुए अपने कपड़े को निकालता है और वह दोबारा कहता है, एक बार झिझकने से आपको मेरे जैसा ही पछतावा होगा। लेकिन खैर छोड़ो, क्या
अब हम चल सकते हैं। जिसके बाद हम बाहर की ओर देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे, क्या तुम्हें पता है कल कांगवाई मारा गया है उसकी बॉडी की एक्सप्लोजन होने के कारण। दूसरा पर्सन कहता है, क्या उसका बॉडी एक्सप्लोड हो गया? कांगवाई, क्या तुम सच बोल रहे हो? वह अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड ही है ना? वह बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यह सही है कि वह किंग ऑफ वार के द्वारा मारा गया था। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वह ग्योबैंग के एल्डर का सबऑर्डिनेट है। वह पर्सन दोबारा कहता है, ओह तो क्या यही वह था जो कि आज ग्योबैंग के एल्डर के लिए आया था? और मैंने सुना है कि ब्लैक मर्चेंट के हेड योमसाइक को घसीटा और उसे काफी ही ज्यादा टॉर्चर भी किया है। मुझे यह तो नहीं पता है कि वह किस तरह की टॉर्चर था, लेकिन उसकी चीखें पूरी रात होती रही और भोर तक नहीं रुकी। लेकिन यह अजीब बात है, सारे लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी एक पर्सन कहता है, यदि तुम एलाइव रहना चाहते हो तो किंग ऑफ वार के बारे में चुप रहो। उसी समय ओल्ड बैगर को भी देखते हैं जो आते हुए कह रहा था, हाँ यह र्यूमर काफी ही ज्यादा अफवाहें पैदा करती है। यह मुंह से मुंह में जाएगा तो मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? 3 सिर और 6 हाथों वाले ग्योबैंग के एल्डर का सबऑर्डिनेट किंग ऑफ वार यहाँ पर है। लेकिन आप इतना सीरियस फेस क्यों बना रहे हैं? क्या आप उन बच्चों को देख रहे थे? डैन थोड़ा उदास होते हुए कहता है, उनमें से अधिकांश बच्चों को अपना नाम तक याद नहीं रहता। वे सभी केवल नंबरों को ही याद रख पाते हैं जो कि उन्हें रेफर किया गया है। क्या हम उन बच्चों को कभी भी उनके अपने नॉर्मल स्टेट में भी ला पाएंगे? ओल्डबैगर कहता है, मुझे इसके बारे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि यह चीज ऐसी है जिसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, चाहे इसमें 1 साल लगे या 1 दशक। यह क्लियर है कि उन बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें इतने लंबे समय से नेग्लेक्ट किया गया है। लेकिन यह अच्छी बात है कि उन्हें अपने दम पर ट्रेनिंग मिली हुई है कि वह खुद को एक्सीडेंट से बचा पाए। आखिरकार कई वर्षों तक एक ही चीज को दोहराने के बाद वे स्वाभाविक रूप से ही बदल जाएंगे। लेकिन इसे हटाना आसान हो सकता था अगर यह मौलिक सिद्धांतों के कारण होता। उन्हें बहुत समय की आवश्यकता होगी क्योंकि यह ब्रेन वॉश करने का एक निश्चित तारीख है। पर हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि जल्द ही उन बच्चों को सेंट्रल प्लेन में सीक्रेट रूप से जमा किया जाना था, 5 ड्रैगन लीग के रूप में अच्छी तरह से। लेकिन ब्लैक मर्चेंटों को जल्द ही पता चल जाएगा कि योमसाइक ने क्या किया है। डैन कहता है, तुमने बिल्कुल ही ठीक कहा, लेकिन मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि उसका क्या हुआ? गोल्डबैगर कहता है, मुझे वह मटेरियल मिल गई है जो आप चाहते थे। हालांकि यह काफी ही ज्यादा मुश्किल था, पर योमसाइक उस कमीने ने बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन मैंने किसी तरह इस चीज का जुगाड़ कर लिया है। योमसाइक के द्वारा खरीदे गए सारे बच्चों का रिकॉर्ड आपको इसमें मिल जाएगा। आप इनमें देख सकते हैं कि उसने उन्हें कैसे भर्ती किया है, साथ ही उसने कैसे इसे सुपरवाइज किया है। यह सब इसमें डिटेल में लिखा गया है। लेकिन इसमें अभी भी एक दिक्कत है, उन सारे 10 बच्चे को कहाँ भेजा गया है यह इसमें नहीं लिखा गया है। डैन उस बुक को देखने के बाद नीचे रखते हुए कहता है, शायद इसे छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिकॉर्ड अपने आप ही 5 ड्रैगन लीग से बाहर आ जाएगा। और तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। गोल्डबैगर हंसते हुए कहता है, मेरे साथ ऐसे डरावनी मजाक मत किया करे। अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप भी यही करते। और फिर वह अपनी क्रीपी नजर से डैन की ओर देखता है। डैन भी बिना कुछ कहे अपनी नजरों के साथ उसकी नजरों को मिलाता है। गोल्डबैगर डैन की ओर देखते हुए सोच रहा था, सच में एक मुसीबत है। किंग ऑफ वार अगर स्थिति मांग करती है तो भले ही 5 ड्रैगन लीग ही क्यों ना हो, वह उनसे फाइट करने के लिए डिटरमाइंड है। वह बस अपने दिल का ही सुनता है और उसकी ही रास्ते पर चलता है। मुझे लगता है कि यह लाइन उसने पहले भी कहा है, जैसा मेरा दिल करेगा वैसा ही मैं करूंगा। अरे बाप रे, यह काफी है, मैं क्या सोच रहा हूँ, वह केवल मेरा एक फ्रेंड है। तभी डैन गोल्डबैगर से कहता है, ऐसा लगता है कि हमें इस जगह पर सारी जानकारी मिल गई है, तो चलो हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। मैं उन सारे बच्चों को ब्रांच हेड के पास छोड़ जाऊंगा। गोल्डबैगर ब्रांच हेड की बात को सुन शौक होते हुए कहता है, क्या आप जिन दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, बेशक वह ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप ब्लैक मर्चेंट ग्रुप की तुलना में अधिक भरोसेमंद है, लेकिन क्या हम वाकई में उस पर भरोसा कर सकते हैं? डैन आगे जाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि हम वास्तव में उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे सोहो पर भरोसा है। गोल्डबैगर दोबारा शौक होते हुए कहता है, सोहो नहीं, क्या आप ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के यंग मिस सोहो के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप उसे जानते हो? पर अभी के लिए उन बातों को छोड़िए, यह ठीक रहेगा। वैसे भी उन बच्चों को दुनिया के अनुकूल होने के लिए समय चाहिए होगा। मैंने यह डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि यह सबसे अच्छी जगह होगी। बिना किसी के दबाव और हस्तक्षेप के वे बच्चे अपने दम पर कुछ करना शुरू कर देंगे। मैंने सारे बच्चों को ग्योबैंग छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह उनकी मौजूदा स्थिति में अनुकूल है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर हम ठान ले तो हम उन बच्चों को देखभाल क्यों नहीं कर सकते? डैन आगे जाते
मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम मेरे ख्याल के बारे में पूछते हो तो मुझे लगता है कि अगर मैं उन बच्चों को ग्योबैंग ले जाऊं तो भविष्य में दोबारा उनके इच्छा के विरुद्ध उन्हें दोबारा से स्वॉर्ड को पकड़नी पड़ सकती है। मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन तुम्हारा ग्योबैंग का लीडर होना यह एक अलग कहानी है। और तुमने ही तो जैसे कहा था, वे सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दुनिया में हर कोई चाहेगा। गोल्डबैगर डैन की ऐसी बात सुन कहता है, यह किसने कहा कि मैं बस उनकी मदद करना चाहता था। गोल्डबैगर कहता है, खैर छोड़िए, अब हम कहाँ जा रहे हैं? डैन बताता है, हम साउथ की ओर जा रहे हैं, एनह्यू प्रोविंस में। गोल्डबैगर डैन के मुंह से एनह्यू प्रोविंस का नाम सुन सोचता है, क्या एनह्यू प्रोविंस आयरन मार्शल एसोसिएशन के करीब नहीं है? और वह प्लेस भी जहां 5 ड्रैगन लीग और नामगांग फैमिली भी आधारित है। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। फिर वह कहता है, क्या यह इंफॉर्मेशन योमसाइक की है? डैन कहता है, तुमने ठीक कहा, मैंने सुना है कि मेरे मास्टर की डॉटर वहीं पर है। गोल्डबैगर जिसे सुन काफी ही ज्यादा गुस्से में कहता है, ओह तेरी की, मेरी यह खराब फीलिंग के बारे में मैं बिल्कुल ही सही हूँ। किंग ऑफ वार के बारे में फैलाई जाने वाली र्यूमर पर अब और काबू पाना मुश्किल है। ग्योबैंग इसे किसी तरह नियंत्रित करने का एक तरीका खोज लेगा, लेकिन हम जनरल जोक्रो और ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के अंदर वॉरियरों को नहीं रोक सकते। मुझे यकीन है कि यह 5 ड्रैगन लीग को भी जल्द ही पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि अभी ऐसी सिचुएशन में एनह्यू प्रोविंस में जाना सुसाइड कमिट करने के बराबर है। हम डेफिनेटली वहाँ फायर के अंदर ही होंगे। किंग ऑफ वार को नियमगंग फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट की परवाह नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह किंग ऑफ वार नहीं है जो खतरे में है, बल्कि नामगांग फैमिली है जो कि अभी खतरे में जाने वाला है? हालांकि मुझे किस बात की चिंता है, अगर एनह्यू प्रोविंस में नामगांग फैमिली का बेस अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वह निश्चित रूप से बाहर आएगा। फिस्ट लीजेंड स्टारफिश वांगबो गुनैक, मैं यह जानने में ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ कि इन दोनों के बीच फाइट होगी, तो मैं यह देखना चाहूंगा कि उन दोनों के बीच यंग मास्टर डैन सायुक कितनी दूर जा सकते हैं, जो कि मुरिम के अंदर सडनली अपीयर हुआ है। उन दोनों के बीच मिस्टीरियस हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स का इतने बड़े कंट्री में इस्तेमाल कैसे होगा, जो कि यूनाइटेड किया गया है आयरन मार्शल एसोसिएशन के द्वारा। मैं देखना चाहता हूं कि मास्टर डैन सायु अपनी पावर के दम पर कितनी दूर जा सकते हैं, क्योंकि ग्योबैंग हमेशा से ही न्यूट्रल रहा है। हम किसी का साइड नहीं लेते। इसका मतलब है कि हम किसी के साथ होने का नाटक भी नहीं करते हैं। लेकिन अभी मैं किंग ऑफ वार की मदद करता रहूंगा, क्योंकि ग्योबैंग पहले से ही 5 ड्रैगन लीग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है। यदि तुम इसे बारीकी से देख सकते हो तो अभी के लिए किंग ऑफ वार के साथ भाग लेना बेहतर होगा, क्योंकि मुरिम एक ऐसी ही जगह है। और फिर वह सोचता है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए ब्रांच हेड के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ब्रांच हेड कहता है, धन्यवाद यंग मास्टर डैन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ब्लैक मर्चेंट ग्रुप से बचने में सक्षम थे। एक बार फिर मैं लीडर के रूप में आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। डैन कहता है, बुरा मत मानना, मैं ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की वजह से बस थोड़ा सा मदद किया था। अगर तुम मुझे इसके लिए रिपे करना चाहते हो तो प्लीज उन बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करना, उन्हें बिना किसी मुरिम में शामिल किए हुए। हेड कहता है, बिल्कुल, मैं उन बच्चों की देखभाल करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इसमें बिना किसी मुरिम के इन्वॉल्व किए हुए। डैन कहता है, तो ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए और भी कुछ है। हेड कहता है, बिल्कुल सही, मेरे पास अभी भी कुछ है कहने के लिए। आपने अभी अभी कहा कि यह आपसे कनेक्शन रखता है ग्रुप के संबंध में। यंग मास्टर डैन, क्या ऐसा हो सकता है कि आप गॉर्जियो से हैं?